बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक रिव्यू या एक समरी जो है इस लेक्चर के अंदर दी जा रही है ताकि आप लोग इसको जो है वो सही तरीके से सम अप कर सकें। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में है। तो developmental psychology is the branch of psychology which traces changes in behavior throughout the lifespan is known as developmental psychology. And according to Herlock's 1975, developmental psychology is that branch of psychology which deals all the changes of human being from conception to death. यानी conception period से लेकर till death तक जितनी भी हमारी अंदर जो है चेंजेस आती हैं, चाहे वो चेंजेस जो है वो फिज़िकली हो, साइकोलॉजिकली हो, कोग्निटिव हो यानी जहनी हो, किसी भी किस्म की चेंजेस जो हैं, इन तमाम चेंजेस को जो है लाइफ के पूरे स्पेन में जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है और इनके ऊपर जो है वो रिसर्च करती है और फ़र्द के मुतल्लिक होने वाली तमाम चीज़ों को थ्रू आउट जो है इन चेंजेस के ऊपर जो है वो रिसर्च करती है। वी स्टडी है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द ग्रोथ? ग्रोथ से क्या मुराद है? ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन बॉडी साइज, appearances, perception and motor abilities and physical health. Growth is an essential component of development. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं और ग्रोथ से मुराद वो तमाम चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी के साइज़, उनकी अपीयरेंस, उनकी इदराक और उनकी मोटर एक्टिविटीज़ और जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें नुमाया होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ अगर हम यहाँ देखें तो दीज आर द हाइट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी पार्ट्स, कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड द फंक्शंस ऑफ बॉडी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ में जिनमें इजाफा होता है, यानी फ़र्द की हाइट में, उसके वेट, उसका वॉल्यूम और उसकी सलाहियत किसी काम को करने की, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ में इन चीज़ों में जो है वो इजाफा होता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर एक अहम और एसेंशियल जो है पार्ट समझा जाता है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी डेवलपमेंट या बालिदगी जो होती है इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। नमू के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर दोनों बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों किस्म की चेंजेस में होती हैं। इट इंक्लूड्स द फिजिकल, कोग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, social changes in individuals. These changes are systematic and organized. और ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये सिस्टमेटिक होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं। ये लाइफ के पूरे स्पेन के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जारी रहती है। एक टाइम होता है जब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, यानी आफ्टर मैचुरेशन, लेकिन डेवलपमेंट का अमल जो है वो ज़िंदगी में तमाम उम्र जो है वो जारी रहता है और हमारी डेवलपमेंट पर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एज मैचुरेशन और फंक्शन जो है वो अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ मैचुरेशन। मैचुरेशन इज़ द सिक्वेंशियल अनफोल्डिंग ऑफ genetically governed behavior and physical characteristics is known as maturation. It includes changes in physical, psychological and social characteristics of individuals. यानी ये मैचुरेशन से मुराद वो सिक्वेंशियल अनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइज होती हैं और टाइम के साथ साथ जो है चीज़ों की ग्रोथ, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम जाकर जो है रुक जाती है और ये किस वक्त रुकती है जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं और इन चेंजेस के अंदर फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और मैचुरेशन के अंदर जो है वो दो तरह की जो है वो चेंजेस हम देखते हैं या फिनोमेनाज यूज़ होते हैं। एक फाइलोजेनेटिक कहलाता है एंड अदर इज़ ऑन्टोजेनेटिक कहलाता है। इसको हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं। सो दैट ये तीन बेसिक जो डेफिनेशंस हैं विच इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, which is highly recommended in developmental psychology। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर इन तीनों को समझने के बाद हम चीज़ों को या
लॉज जो आगे दिए गए उनको हमें समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि आप जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, और इसके जो डिफरेंट पहलू जो आपके सिलेबस में है और जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द थ्री। फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल यानी जिस्मानी पहलू, नंबर टू कोग्निटिव या वकूफ़ी पहलू, और नंबर थ्री इज़ अ सोशल और समाजी पहलू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, कि फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो कैसी होती है। कॉकलिन जो कि एक मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन बींग्स की वजूद के बारे में कहा है कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है इंसान की नशो नुमा जो है वो तमाम अजाइब में से एक अजूबा है। जब फ़र्द की ग्रोथ होती है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन सेल एंड व्हेन द सेल बिकम कंबाइन यानी एंड स्पर्म एंड एग कंबाइन होते हैं, इट बिकम्स अ ज़ाइगोट, इससे ज़ाइगोट बनता है। और ये ज़ाइगोट जो है ये फर्दर डिवीजन बाय डिवीजन डिवाइड होते चले जाते हैं, और देन उसकी वजह से जो है वो एक सेल से हम देखते हैं कि एक इतना ह्यूज जो है वो ह्यूमन बीइंग हमारे सामने आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। यहाँ हम पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसको थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, और इस जैसे कि स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं पियाजे थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया गया है, बताया गया है। जैसे आपने पहले भी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ा था पूरे लेक्चर में कि पियाजे की जो थ्योरी है वो 4 स्टेजेस पर जो है मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेज जो है दिस इज़ कॉल्ड द सेंसरी मोटर स्टेज, और ये बर्थ से शुरू होकर 2 साल के टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी बच्चे की 2 साल की उम्र तक होती है। और ये वो टाइम होता है जब बच्चा अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो सेंसेशंस के ज़रिए से और उसकी जो मोटर सलाहियतें होती हैं उनकी मदद से जो है वो सीखता है, यानी उसकी दुनिया जो है वो उसके इन 5 सेंसेस से हासिल होने वाली मालूमात जो है उन पर मुहित होती है। और इस एज के अंदर जो है बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। नेक्स्ट जो है स्टेज दिस इज़ कॉल्ड द प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ये 2 to 6 ईयर्स है, और ये वो टाइम होता है जो कि प्री स्कूलिंग में हम कह सकते हैं बच्चे की है। इस टाइम में बच्चा की जो थिंकिंग होती है वो सारी सिंबॉलिक होती है, और वो मुख्तलिफ तख़य्युलाती चीज़ों के ज़रिए से जो है कहानियाँ बनाता है। इस एज के अंदर वो अपने आप से बात करता है, उसकी इमेजिनेशन जो होती है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और उनसे वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो करता है। ये वो टाइम होता है, या इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, और उसकी थॉट जो होती है वो सिर्फ अपने गिर्द घूमती है, उसे इस बात से गर्ज नहीं होती कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीसरी स्टेज जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, जो कि 7 to 11 ईयर्स पर मुहित होती है। ये वो टाइम है जो कि बच्चे की स्कूलिंग का जो है वो टाइम हम कह सकते हैं। अब यहाँ उसका जो कोग्निशन का जो सर्कल है वो बढ़ रहा होता है, और कुछ इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा जो है कुछ लॉजिक जो है वो अप्लाइड करना जो है वो सीख जाता है। इसके अलावा चीज़ों से जो है चीज़ों की नंबरिंग करना, उनको ऑर्डर्स में रखना, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में जो है वो ज़्यादा मालूमात जो है वो हासिल करना। इसके अलावा ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो अपनी ईगो सेंट्रिक सिचुएशन से निकलकर अब ये सोशल सेंट्रिक जो है वो हो जाता है, यानी उसको अपने अलावा और दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे भी जो है वो कंसर्न होना शुरू होता है। और यही ये वो टाइम है जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है इसको भी समझने लगता है, यानी पिछली एज स्टेज के अंदर जो है बच्चे के सामने अगर हमने जैसे मिसाल में पढ़ा था कि देखा जाए अगर पानी इक्वल पानी को एक लंबे और एक बड़े बाउल के अंदर डाला जाए
तो बच्चा लंबे बॉल जो होता है या लंबा जो ग्लास है उसमें कहता है कि ज़्यादा पानी है, जबकि इस एज के अंदर वो सीख जाता है कि अगर चीज़ों की मिकदार एक जैसी हो तो उसको जिस मर्ज़ी आप जो है चीज़ के अंदर या ग्लास के अंदर, बाउल के अंदर या शेप के अंदर डाल देंगे, वो इक्वल ही रहेगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। फोर्थ जो स्टेज है, दिस इज़ कॉल्ड दी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहलाती है, और ये 12 साल से लेके एडल्टहुड पीरियड तक जो है वो जाती है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा जो है वो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर जो है और ब्रॉडर इश्यूज जो है उनको सोचना शुरू कर देता है। इसके अलावा एथिक्स क्या होते हैं, पॉलिटिक्स, सोशल एंड मॉरल इश्यूज जो हैं उनके मुतालिक जो है वो उसकी कोग्निशन में इजाफा होता है। यही वो टाइम होता है जब उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मेच्योर हो चुकी होती है, और वो चीज़ों को लॉजिक के साथ, दलाइल के साथ जो है वो समझता है, और उनको जो है वो हल करने की भी जो सलाहियत जो है वो रखता है। सो दैट द पियाजे की ये 4 स्टेजेस हैं जो कि उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर जो है वो पहले बात कर चुके हैं। दिस इज़ द एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, और एरिक्सन ने इसमें 8 स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस की हैं, जो कि हम थोड़ा सा यहाँ पर उनको मैं समराइज़ करूँगी। फर्स्ट स्टेज इज स्टर्स वर्सेस मिस्टर्स, और ये इन्फेंसी पीरियड में होती है, यानी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ पर ये मुहित होती है। ये वो टाइम होता है जब टोटली बच्चा जो है वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है, और अगर इस स्टेज के अंदर उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उसकी केयर की जाए, उसको एतमाद दिया जाए, तो वो ट्रस्ट करना सीख जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर उसके साथ ऐसा ना हो, उसकी चीज़ों की परवाह ना की जाए, तो वो उसके अंदर बदएतमादी जो है वो यानी मिसट्रस्ट जो है उसके अंदर पैदा होती है। दूसरी स्टेज जो है, दिस इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। दिस इज़ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 to 3 ईयर्स पर मुश्तमिल होती है, और इसकी बेसिक जो इस पर हम कहते हैं कि टास्क है, दिस इज़ द टॉयलेट ट्रेनिंग। ये वो टाइम होता है जब बच्चा जो होता है वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी सीख रहा होता है, और वो बहुत से काम अपने खुद करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसके इस वक्त उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको इनक्रेज किया जाए, तो उसके अंदर जो है वो एतमाद और ख़ुद मुख्तारी जो है वो पैदा होती है। लेकिन अगर वो अपनी चीज़ों को ख़ुद कंट्रोल ना कर पाए, तो उसके अंदर शेम एंड डाउट जो है वो पैदा होता है। थर्ड स्टेज इज़ द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। दिस स्टेज इज़ फ्रॉम 3 to 5 years, और ये प्री स्कूल एज है, और ये वो टाइम है या ये इस स्टेज के अंदर जो है बच्चे के अंदर एक्सप्लोरेशन जो है वो पैदा होती है। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, हर काम को खुद से करने की जो है वो कोशिश करता है, और इस दौरान अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती या उसकी वो फेलियर होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर गिल्ट जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप उसकी हिम्मत बनाते हैं, अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है अपने काम के अंदर, तो वो उसके अंदर मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने और मेहनत करने का यानी कि जज्बा जो है वो ज़्यादा आगे पैदा होता है। फोर्थ स्टेज इज़ द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, एंड दिस इज़ फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स है, ये स्कूल एज है। ये वो टाइम होता है जब बच्चे जो है वो मेहनत करना सीखते हैं और वो स्टूडियस होते हैं। ये वो टाइम होता है जब बच्चे जो है, लड़का या लड़की, अच्छा बनने के लिए हर काम मेहनत के साथ करने को तैयार होते हैं। इस एज के अंदर अगर बच्चे जो हैं, यहाँ पर टीचर जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ पर अगर बच्चा अच्छा काम करता है और उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसको करेज दी जाती है, तो वो उसके अंदर मज़ीद मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स जो है वो पैदा होगा। नेक्स्ट स्टेज इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये एज 12 to 18 ईयर्स पर होती है। दिस इज़ द एडोलेसेंस पीरियड, और ये वो टाइम होता है जबकि सोशल रिलेशनशिप बच्चे के जो है वो डेवलप हो रहते हैं। ये वो टाइम है जो कि बच्चे के अंदर जो है वो यंग एज, जब उसके अंदर बहुत सी फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो रही होती हैं, यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो
फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। और अगर वो पीछे से पॉजिटिव चीज़ें लेता हुआ आगे आता है तो यहाँ पर जो है उसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो पैदा होती है, उसकी अपनी शनाख्त पैदा होती है। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाता है तो उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन जो है पैदा होता है, यानी वो ये जान नहीं पाता और अपने आप को के अंदर उसके अंदर कई तरह के उलझाव या कॉम्प्लेक्सेस जो है वो पैदा हो जाते हैं। Next stage is intimacy versus isolation, and this is called the young adulthood period, ये हम कह सकते हैं इसको। ये 19 to 40 years में मुश्तमिल होता है। ये वो टाइम होता है जब जो फ़र्द है वो नए रिलेशनशिप बनाता है, नए अपने साथी को चुनता है। इसी पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ अपने रोज़गार और जॉब के सिलसिले में एंगेज होता है, बल्कि वो मैरिड लाइफ भी उसकी शुरू होती है। और इसमें अगर वो सक्सेसफुल होता है और एक अच्छा पार्टनर या अच्छी जॉब और अच्छा लाइफस्टाइल उसको मिल जाता है तो उसके अंदर मज़ीद जो है हम देखते हैं कि एतमाद और ख़ुद एतमादी जो है पैदा होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो नाकामी की सूरत में वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट इज़ स्टेज इज़ जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, और ये मिडल एडल्टहुड पीरियड है जो कि 40 to 65 ईयर्स पे होती है। और यहाँ पर वो स्टेज होती है जब फ़र्द ना सिर्फ अपने वर्क को आगे की तरफ बढ़ाता है बल्कि अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप जो है वो कायम करने की कोशिश करता है और मज़ीद मेहनत करता है। और यहाँ अगर वो कामयाब हो जाता है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में तो उसके अंदर जो है वो एक अच्छा एतमाद पैदा होता है कि उसने अपनी फैमिली को जो है वो किस तरीके से मैनेज किया, सपोर्ट किया है और उनके लिए वो फ्रूटफुल है। लेकिन अगर वो यहाँ पर नाकाम हो जाता है तो उसके अंदर जो है एक ठहराव जो है वो पैदा हो जाता है, एक मायूसी की कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाती है जो कि उसको नाकामी की तरफ लेकर जाती है। एंड लास्ट इज़ द ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ये मैच्योरिटी की एज कहलाती है। दिस इज़ फ्रॉम 65 टू डेथ। और यहाँ अगर फ़र्द कामयाब हो जाता है अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्क के साथ और ज़िंदगी में अगर उसको पीछे देखता है, रिफ़्लेक्शन ऑन लाइफ अगर वो देखता है और पाता है कि वो कुछ नहीं कर पाया तो उसके अंदर जो है वो बदअतमादी जो है के साथ साथ मायूसी, डिप्रेशन और कई तरह की जो है वो नेगेटिव फोर्सेस उसके अंदर पैदा हो जाती हैं और फ़र्द जो है वो डिस्पेयर की तरफ जो है वो चला जाता है। दिस इज़ द ब्रीफ summary of psychosocial theory of Erikson. Hope so कि you will understand it. इस स्लाइड में मैं कोलबर्ग का जो नज़रिया है मॉरल थ्योरी उसको थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँगी, आपको बताऊँगी। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोलबर्ग ने जो अपना मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की उसके 3 लेवल या 3 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी और इसके आगे 2 लेवल हैं। लेवल 1 इज़ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड अदर इज़ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नंबर 2 लेवल और स्टेज इज़ कॉल्ड द कन्वेंशनल मोरालिटी और इसके जो है अगेन 2 लेवल हैं। नंबर 3 लेवल इज़ कॉल्ड द इंटरपर्सनल and number 4 is authority and number 3 stage is called the post conventional morality और इसके भी आगे 2 लेवल हैं। level 5 is called the social contract and level 6 is called the universal ethics। इसमें कोलबर्ग ने जो है वो किस तरीके से कुछ मिसालों के ज़रिए से और उसने हाइपोथेटिकल एक स्टोरी जो है वो बच्चों को बताई और उनका जो है वो आंसर की मदद से जो है रिसर्च की के बच्चों की मोरल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप होती है, उनके अंदर मोरालिटी जो है वो किस तरीके से जो है बनती है और वो कौन सी स्टेजेस हैं जिस पर जो है उसकी मोरल थिंकिंग जो है वो और किस टाइप की होती है। ये तमाम चीज़ें हम बहुत डिटेल के साथ हम अपनी थ्योरी में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपने इसको यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इसको जो है वो समराइज़ किया गया है। ज़िंदगी के तमाम मराहिल को जो है वो
बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश किया है। इस्लाम की हमारी जो है वो सही रहनुमाई फरमाता है ज़िंदगी के हर मरहले में, और कुरान पाक और अहादीस मुबारका में इंसान की पैदाइश से पहले और बाद के मराहिल पर कई जगह रोशनी जो है वो डाली गई है। और आज से 1400 साल पहले ही अल्लाह ने हमें बता दिया था कुरान पाक के ज़रिए से कि बच्चे की जो है वो पैदाइश कैसे होती है, उसकी तख्लीक कैसे होती है, वो सारे मराहिल जो कि बायोलॉजिस्ट और दूसरे जो साइंसदान हैं उन्होंने इसके लिए सदियां लगा दी, और उन्होंने बाद में इसको जो है प्रूव किया और हमारे सामने चीज़ें पेश की। ये तमाम बातें बहुत पहले कुरान पाक के ज़रिए से हम तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। चंद आयत के ज़रिए से हम इन चीज़ों को देखेंगे। और आयत नंबर 1 सूरह अलग की आयत नंबर 2 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। सूरह 3 की आयत नंबर 5 में अल्लाह का इरशाद बारी ताला है, और हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। एक और जगह आप फरमाते हैं कि कह दीजिए ये वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, तुम इसका शुक्र अदा नहीं करते। यानी हम देखते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में बारहा जो है वो बच्चे की जो ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मराइल हैं उनको जो है वो बयान फरमाया है। और ये जो आयत अब मैं पढ़ रही हूँ, इसके ज़रिए से हम तमाम मराहिल को जो है देख सकते हैं, जो कि बाद में आज हमने इनको डिफरेंट जो है वो साइंटिफिकली जो है या बायोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट इनको स्टेजेस या नाम का मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए हैं। कुरान पाक में इनको बहुत पहले जो है वो बता दिया गया था। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ए लोगो, अगर तुम क़यामत के दिन जी उठने से शक में हो, यानी कि दोबारा से ज़िंदा होने पे, सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से भरे जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से, सूरत बनी हुई और बग़ैर सूरत बनी अधूरी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत ज़ाहिर करें। और हम माओं के रहमों में जो चाहे एक मुद्दत ठहराते हैं, यानी मदर यूट्रस में, फिर हम तुम्हें निकालते हैं बच्चे की सूरत में, ताकि फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में कोई उम्र तबी से कबल फौत हो जाता है और तुम में से कोई पहुंचता है निकम्मी उम्र तक, ताकि वो जानने के बाद कुछ ना जाने, ना समझ हो जाए। और तू देखता है ज़मीन को खुश्क पड़ी हुई, फिर जब हमने इस पर पानी उतारा तो वो तरोताज़ा हो गई और उभर आई, और वो उगा लाई हर किस्म का जोड़ा रौनकदार। ये सूरह हज की आयत नंबर 5 और 6 है, जिनका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और वाज़े तौर पर इसमें अल्लाह ताला ने तमाम जो है वो स्टेजेस के मुतल्लिक बताया है, जो हम अपने प्रीवियसली लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको फ़िज़िकल ग्रोथ इन जो है कॉन्सेप्चुअल पीरियड और फिर इन्फेंसी पीरियड में चाइल्डहुड पीरियड, देन फिर हमने देखा था एडोलेसेंस पीरियड, एंड देन एडल्टहुड पीरियड, और लास्ट में ओल्ड एज। ये तमाम मराहिल जो है यहाँ पर इसमें ज़िक्र किया गया है। आयत के स्टार्ट में ही बताया गया है ज़ायगोट बनने का। तो हम देखते हैं ये कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो कि जिसके अंदर ज़ायगोट बनता है, और ज़ायगोट बनने के बाद फिर उसकी तेज़ी के साथ डिवीजन होती है। हमने कॉन्सेप्चुअल पीरियड में देखा था कि 3 स्टेजेस उस पर पाई जाती हैं। ज़ायगोट पीरियड होता है, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, और नंबर 3 जो है वो हम फीटस स्टेज जो है कहलाती है। और ये तीनों चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं कि किस तरीके से इंसान को जो है वो जमे हुए खून से पैदा किया गया, फिर गोश्त की बोटी से, फिर सूरत बनी हुई और बग़ैर सूरत बनी हुई अधूरी, ताकि हम तुम्हारे लिए कुदरत को ज़ाहिर करें। और हम माओं के रहमों में यानी मदर यूट्रस में जो चाहे एक मुद्दत ठहराते हैं, यानी अल्लाह जितनी चाहता है बच्चे को उतनी मुद्दत तक, यानी 7 मंथ तक या बिफोर 7 या 9th मंथ तक उनको मदर यूट्रस में वो ठहरते हैं।
और फिर हमें तुम्हें निकालते हैं बच्चे की सूरत में। और इसके बाद ये देखिए, पहले कंसेप्शन पीरियड हुआ, उसके बाद अब जो है वो इन्फेंसी पीरियड है, यानी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो इन्फेंसी पीरियड कहलाता है। इसके बाद जो है वो हम मराइल देखते हैं जिसमें एडोलेसेंस पीरियड और एडल्टहुड को जो है वो जिक्र किया गया है। और आफ्टर दैट जो है इसमें बताया गया है कि कुछ लोग तो अपनी तबी उम्र यानी पहले ही जवानी तक पहुंचते हैं और तब तक फौत हो जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि ओल्ड एज तक जाते हैं। ओल्ड एज को यहाँ पर निकम्मी उम्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो उम्र होती है जब तेज़ी के साथ जो है फ़र्द की फिज़िकली और उसकी बाकी डेवलपमेंट, मेंटली, कोग्निशन, जो है सोशली, हर तरह की जो उसकी डेवलपमेंट है उसे तेज़ी के साथ उसके अंदर डाउनफॉल आता है और फ़र्द जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होने लगता है। और एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होकर रह जाता है। इसलिए इसको जो है वो निकम्मी एज कहा गया है, उम्र कहा गया है। यहाँ पर इसकी मिसाल पूरी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनकी मिसाल फिर ज़मीन की मदद से दी गई है कि किस तरीके से ज़मीन जो है वो पहले खुश्क होती है, फिर हम इसके ऊपर पानी देते हैं और ये तरोताज़ा हो जाती है, उभर आती है, और फिर वो उगलाई यानी कि उगाल आती है, यानी उसके अंदर से हर किस्म के तरह तरह के जो हैं वो जोड़े, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की नबातात उसके अंदर से जो है वो उगती हैं, फल उगते हैं और हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो बहुत खूबसूरती के साथ सूरह हज की इन आयत के अंदर अल्लाह मियाँ ने उन तमाम स्टेजेस के बारे में बता दिया है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर है। रब्बिकुम, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह ने हमारे लिए हर तरह की जो है वो मालूमात जो है वो इस कुरान पाक में दी हुई है। बस बदकिस्मती ये है कि हम इसका सही ही तरीके से हम इसको पढ़ते नहीं हैं। बच्चों, आपको मैं बारहा इस बात को बार बार कहती हूँ कि आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ें। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो बहुत सारी अहादीस हैं जिनकी मदद से जो है ये इन तमाम मराइल को बताया गया है। बहरहाल आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 अहादीस को पेश किया गया है। नंबर 1 है कि तुम में से हर एक इस तरह से पैदा होता है कि नुत्फ़ा 40 दिन में माँ के पेट में जमा किया जाता है, फिर एक गोश्त के लोथड़े की मानद हो जाता है। एक और जगह जो है बयान किया गया है कि कोई बच्चा पैदा नहीं होता मगर फितरत पर, ऐसे जैसे एक चौपाया भी एक पूरे बच्चे को जन्म देता है। नहीं बदलता अल्लाह ताला का तरीक़ा खलकत, यानी अल्लाह ताला का एक ख़ास तरीका है तख्लीक करने का और वो बदलता नहीं है। और इसी फितरत के अमल पर जो है अल्लाह मियाँ जो है वो बच्चे की पैदाइश और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट मराहिल जो है वो करते हैं। बच्चों, होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की मदद से काफ़ी हद तक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने में आसानी हुई होगी। ये पेपर में भी जब आपका ये आता है कि हदीस या कुरानी आयत की मदद से जो है वो आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना होता है, तो इसके लिए आपने ये आयत और हदीस बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करनी है और उसी तरीके से आपको लिखनी है ताकि इसके अंदर हमसे कोई कोताही या गलती ना हो जाए। मुझसे भी अगर कुरान पाक का तर्जुमा या बताने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं अल्लाह से और आप सबसे जो है माफ़िज़त चाहूँगी। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और साथ साथ अपना जो है वो पेपर के लिए इनको आप तैयार भी करते जाएं। थैंक यू सो मच।